Hello and Jai Bharat everyone. How are you all? I hope you all are doing very well. So guys, welcome to the Advait Achievers YouTube channel and welcome to the Super 3000 MCQ series for JEE Main 2021. So guys, आज है इस सीरीज का डे 38 और इसमें हम 12th इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को डिस्कस करने वाले हैं. गाइस, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नीट एग्जाम के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. बिकॉज मैं ये कह सकता हूं केमिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर, बिकॉज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से मिनिमम 3 क्वेश्चन और मैक्सिमम 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर साल नीट एग्जाम में. ठीक है, और जेईई मेन के हर एक शिफ्ट में एक क्वेश्चन इससे आएगा, इसलिए ये चैप्टर जेईई मेन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत आसान सा चैप्टर है. मतलब ज्यादा इसमें घुमा फिरा के बातें नहीं करनी है. चैप्टर थोड़ा बड़ा है लेकिन मतलब आसान है, आसानी से आप कर सकते हो, कम टाइम में कर सकते हो, एक्यूरेसी के साथ कर सकते हो. सो गाइस, आज हम प्यार से अब शुरू करते हैं तगड़ा सा जोश और जुनून वाला लेक्चर. लेट्स स्टार्ट, लेट्स रॉक. देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या है हमारे स्क्रीन पे. तो पहला क्वेश्चन का टॉपिक हमने देखा, ये क्या है भाई, आईपीएससी नोमेनक्लेचर इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पे. आईपीएससी नोमेनक्लेचर अगर आपको याद हो तो हमने क्या क्या रूल्स पढ़े थे, याद करो. कि सबसे पहले हम केटाइन की नेमिंग करते हैं, देन हम एनाइन की नेमिंग करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में. ठीक है, पहला ये रूल था. सेकंड ये रूल था कि जब हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जो चीजें प्रेजेंट है उसका अगर नेमिंग करना है तो सबसे पहले हम लिगेंड का नेमिंग करते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, देन हम सेंट्रल मेटल एटम का नाम लिखते हैं फॉलोड बाई ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम इन स्मॉल ब्रैकेट. थर्ड रूल हमने ये पढ़ा था कि अगर एक ही मोनोडेंटेड लिगेंड रिपीट हो रहा है तो उसके नंबर को डिनोट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, लगाते हैं डाई ट्राई, ये सब है ना प्रीफिक्स. अगर एक ही तरह का पॉलीडेंटेड लिगेंड रिपीट हो रहा है कोऑर्डिनेशन स्फीयर में तो उसके लिए हम बिस ट्रिस टेट्रा किस ये सब प्रीफिक्स यूज करते हैं नंबर को डिनोट करने के लिए. इतने जो है वो बेसिक रूल है जो आपको पता होने चाहिए. अब फिर हमने ये पढ़ा था कि नेमिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन कॉम्प्लेक्स पार्ट. कि अगर आपका कॉम्प्लेक्स पार्ट क्या है, केटाइनिक है, तो ऊपर के सारे रूल्स फॉलो होंगे. बस सेंट्रल मेटल एटम के जस्ट बाजू में जो लिखा था ना ऑक्सीडेशन स्टेट, उसके बाद लास्ट में एक वर्ड ऐड कर देना है आयन. अगर अपना कॉम्प्लेक्स क्या होगा, केटाइनिक. अगर अपना कॉम्प्लेक्स एनाइनिक होगा तो क्या करना है, पहले के सारे रूल फॉलो करना है. केटाइनिक वाला नहीं, वो तो अलग ही चीज थी, उसके पहले वाले सारे रूल फॉलो करना है. और एनाइनिक कॉम्प्लेक्स में एक चीज ध्यान देना है कि जो अपना सेंट्रल मेटल आइटम है उसका नाम ATE, 8 से एंड करना है. सफिक्स क्या लगा देना है, 8. जैसे अगर एनाइनिक कॉम्प्लेक्स हो और उसमें सेंट्रल मेटल आइटम एल्यूमिनियम है तो जब हम सेंट्रल मेटल एटम का नाम लिखेंगे तो सिंपल नेम एल्यूमिनियम नहीं लिखा जाएगा, एल्यूमिनेट लिखना है. अगर मान लो अपना कॉम्प्लेक्स एनाइनिक है और उसमें सेंट्रल मेटल एटम Ag है तो उसका नाम सिल्वर नहीं लिखना है, आर्जेंटेट लिखना है. अगर अपना कॉम्प्लेक्स एनाइनिक है उसमें सेंट्रल मेटल एटम कॉपर है तो सेंट्रल मेटल एटम का नाम कॉपर नहीं लिखना, क्यूपरेट लिखना है. आई होप कि आपको चीज याद हो गई होगी. तो भाई इसका नेमिंग कर लेते हैं फटाफट. ठीक है, चलो सबसे पहले हम केटाइन की नेमिंग करेंगे. केटाइन पहचानो, पोटेशियम, ये केटाइन बनाएगा, इधर +3 है ना, तो इस कॉम्प्लेक्स पूरे पे -3 चार्ज, मतलब कॉम्प्लेक्स वाला पार्ट कैसा हो गया, एनाइनिक. ये क्या हो गया भाई, एनाइनिक कॉम्प्लेक्स हो गया. बात समझ में आता है. सबसे पहले हम किसका नाम लिखेंगे, केटाइन का. केटाइन का देखो ध्यान समझना, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर जो भी है ना यहाँ पे सब्सटेंस प्रेजेंट होगा तो उसके नंबर को डिनोट करने के लिए हम कुछ है ना डाई ट्राई ये सब वर्ड नहीं यूज करेंगे, सिंपल उसका नाम लिखेंगे. मतलब यहां पे ट्राई पोटेशियम नहीं होगा, सिर्फ क्या होगा, पोटेशियम. क्या होगा, पोटेशियम. उसके बाद आ जाओ अंदर. ठीक है, तो यहां पे सबसे पहले लिगेंड का नेमिंग करना है. C2O4 एक बाइडेंटेड लिगेंड है जिसको हम ऑक्जेलेटो बोलते हैं. ठीक है, तो ये 3 बार रिपीट हो रहा है तो इसलिए हम यहां पे क्या यूज करेंगे, ट्रिस यूज करेंगे. चूंकि ये क्या है, बाइडेंटेड है तो ट्रिस ऑक्जेलेटो, ट्रिस ऑक्जेलेटो. अब
लिगेंड का नेमिंग हो गया, कोई बचा नहीं। तो अब सेंट्रल मेटल एटम का, तो सेंट्रल मेटल एटम का यहां पे नाम क्या लिखेंगे, एल्यूमिनियम या फिर एल्यूमिनेट, एल्यूमिनेट लिखेंगे। और ब्रैकेट में क्या लिखना है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एल्यूमिनियम। कैसे निकालेंगे, मान लेते हैं कि एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन स्टेट x है, तो x प्लस 3 इंटू C2O4 पे माइनस कितना होता है, चार्ज कितना होता है -2, दिस शुड बी इक्वल टू -3। तो यहां से x की वैल्यू क्या आएगी भाई, +3 आएगी, मतलब एल्यूमिनेट 3। ये होगा अपना आंसर, ठीक है। 4 वाला आंसर नहीं होगा, ये तो बकवास है, ऑक्सीडेशन स्टेट ही नहीं दिख रहा। इन दोनों में ऐसे ही तुम देख सकते थे, सिंपल। क्या पोटेशियम के बाद एल्यूमिनियम नहीं, लिगेंड कहां गया, ये भी गलत है। बी सही होगा, लेकिन यहां पे देखना एक चीज करेक्शन करना पड़ेगा, यहां पे ट्रिस लिखना है, ट्राई नहीं लिखना है, ट्रिस लिखना है, ठीक है। मॉडर्न मॉडिफिकेशन के अनुसार पहले ट्राई ब्राई यूज करते थे, तो वो अब नहीं चलता है, ठीक है। तो ये अपना होगा बी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ गया, आईपीएससी नोमेनक्लेचर रिवाइज हो गया, बोर्ड में भी आता है ये। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो बीवीटी पे नहीं, कोऑर्डिनेशन नंबर पे बेस्ड क्वेश्चन है। क्या कहा जा रहा है कि द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कोवल्ट इन COEN twice Br2 Cl2 is, कोऑर्डिनेशन नंबर इज व्हाट, द नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स फॉर्म्ड बाय लिगेंड्स विद सेंट्रल मेटल एटम, ठीक है, सिंपल। तो अगर आपको कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है किसी भी कॉम्प्लेक्स में सेंट्रल मेटल एटम की, तो आपको लिगेंड कैसा है, मोनोडेंटेड है, बाइडेंटेड है, ट्राइडेंटेड है, ये आपको पता होने ही चाहिए। जैसे यहां पे दो टाइप का लिगेंड प्रेजेंट है, एक तो है भाई EN जो कि क्या होता है, बाइडेंटेड लिगेंड होता है, और दूसरा क्या है भाई Br- जो कि क्या होता है, मोनोडेंटेड लिगेंड होता है, ठीक है। बाइडेंटेड लिगेंड का मतलब क्या है कि एक लिगेंड दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा सेंट्रल मेटल एटम के साथ। तो दो EN है, तो इसने कितने बना दिए भाई, 4 कोऑर्डिनेट, इसने 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड सेंट्रल मेटल एटम के साथ इसने बना दिए। और उसके बाद Br- मोनोडेंटेड है, लेकिन ये नंबर में 2 है, तो टोटल 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहां से आ जाएगा, है ना, जो कोबाल्ट के साथ बनेगा। तो कोबाल्ट के साथ लिगेंड टोटल 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे हैं, तो कोबाल्ट का यहां पे कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाए इस कॉम्प्लेक्स में, 6। तो न्यूमेरिकल आंसर में पूछा जा सकता है। बात समझ में आ गया, क्लियर है या ना। हाँ, नेक्स्ट में अब बात करेंगे वर्नर्स थियरी पे। वर्नर्स थियरी जो है वो थोड़ा सा क्या है, वर्नर्स थियरी जो है वो थोड़ा सा थ्योरेटिकल टॉपिक है, लेकिन चूंकि एनटीए अब एग्जाम लेता है आपकी, तो वो पूछ सकता है। क्या कहा जा रहा है, बड़ा लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन अभी आ भी रहे हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू द वर्नर्स थियरी, है ना। अब वर्नर्स थियरी में जितने पॉइंट थे आपके दिमाग में घूमने चाहिए, ठीक है। क्या कहा जा रहा है, लिगेंड्स आर कनेक्टेड टू द मेटल आयंस बाय कोवेलेंट बॉन्ड्स, कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जुड़ा होता है, ठीक है। अच्छा, सेकंड पढ़ते हैं। सेकेंडरी वैलेंसीज हैव डायरेक्शनल प्रॉपर्टी। सेकेंडरी वैलेंसी का मतलब क्या होता है, बता सकते हो तुम। सेकेंडरी वैलेंसी याद करो, सेकेंडरी वैलेंसी वो होता है जो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम बताता है। मीन्स कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर सेंट्रल मेटल एटम को छोड़ के जो चीज होता है वही किसको सेटिस्फाई करता है, सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करता है। और सेकेंडरी वैलेंसी कैसे लिगेंड सेटिस्फाई कर सकते हैं, या तो वो नेगेटिव हो या फिर न्यूट्रल हो, ठीक है। पॉजिटिव लिगेंड कभी भी सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई नहीं करता। बात समझ में आता है। तो सेकेंडरी वैलेंसी डायरेक्शनल प्रॉपर्टी, बिल्कुल, क्योंकि ध्यान से समझना, ये जो लिगेंड जो सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहे हैं वो सेंट्रल मेटल एटम के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जुड़े होते हैं, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही बनेगा, तभी तो क्या भाई शेप बताता है कॉम्प्लेक्स की, कि भाई देखो 4 बॉन्ड इस तरफ बने, मतलब स्क्वायर क्या है ना, वर्टेक्स की तरफ लिगेंड 4 रखे होते और अप्रोच किए थे, यहाँ पे बॉन्ड बना तो शेप क्या था, स्क्वायर प्लेन, इस तरीके से बताते थे। इसका मतलब कह ही सकते हैं कि सेकेंडरी वैलेंसी है डायरेक्शनल प्रॉपर्टी। तो ये तो क्या है अपना ट्रू है, ठीक है। सेकेंडरी वैलेंसीज आर नॉन आयनाइजेबल। याद करो, ये आपने बेसिक डेफिनेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पढ़ा होगा कि जो ब्रैकेट के अंदर है वो आयनाइज नहीं होता। जब इस कंपाउंड को, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को आप पानी में डालोगे तो जो ब्रैकेट के बाहर है वही आयंस जो है वो फ्री होंगे, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के जो अंदर है वो एज इट इज रह जाएगा। ये अपनी आइडेंटिटी बनाए रखता है। तो सेकेंडरी वैलेंसीज आर नॉन आयनाइजेबल, ये भी क्या है भाई, सही है। सेकेंडरी वैलेंसीज आर सेटिस्फाइड बाय ईदर न्यूट्रल और नेगेटिव लिगेंड, ये भी क्या है, सही है। तो ऑप्शन को अगर हम पढ़े, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ दिस फॉलोइंग स्टेटमेंट, यहां पे देखो करेक्ट हमसे पूछा जा रहा है, तो 2, 3 एंड 4 आर करेक्ट, ठीक है। हाँ, फर्स्ट क्यों नहीं करेक्ट हुआ, क्योंकि बाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा। कोऑर्डिनेट बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड में थोड़ा सा फर्क है,
कोवेलेंट बॉन्ड मतलब म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है दो एटम के बीच। कोऑर्डिनेट बॉन्ड मतलब एक एटम डोनर की तरह बिहेव करेगा, मींस दोनों इलेक्ट्रॉन यही भेजेगा, और दूसरा भिखारी मींस एक्सेप्टर की तरह बिहेव करेगा। लेकिन जब एक बार कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाता है तो वो फिर उसको पहचान नहीं सकते कि वो कोवेलेंट बॉन्ड था कोऑर्डिनेट बॉन्ड, क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन भाई है एक बॉन्ड में, है ना। लेकिन यहां पे ऑप्शन से भी ये पता चल रहा था कि 1 2 3 4 ऐसा नहीं लिखा था कि करेक्ट, 2 3 4 ही करेक्ट है, ठीक है। तो इसका मतलब प्रिसाइजली हमें यूज करना है कि बाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्लियर, तो आंसर इज द करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं, ये है क्वेश्चन CFT का, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्लास में भी ऐसा कराया हुआ है, ठीक है। फ्रॉम द स्टेबिलिटी कांस्टेंट, हाइपोथेटिकल वैल्यूज आपको दिए गए स्टेबिलिटी कांस्टेंट के, गिवन बिलो प्रिडिक्ट विच इज द स्ट्रॉन्गेस्ट लिगेंड। कुछ लोग सोचेंगे ये हाइपोथेटिकल वैल्यू क्या होता है, भाई एक्सपेरिमेंट करके ही दे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, आपको दिया गया आप उसको कंसीडर करो, है ना, हाँ कि ऐसा होता है, ठीक है। चलो दिया हुआ है के की वैल्यू दिया मतलब सबके लिए, है ना। स्टेप ये इसका याद करो यार कि लिगेंड और सेंट्रल मेटल एटम कंबाइन करके कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, तो यहां पे क्या भाई डिफाइन, इस इक्विलिब्रियम के लिए क्या डिफाइन होगा, फॉर्मेशन कांस्टेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स, जिसको कि हम स्टेबिलिटी कांस्टेंट भी बोलते थे। और स्टेबिलिटी कांस्टेंट जितना ज्यादा कॉम्प्लेक्स उतना ज्यादा क्या होता था, स्टेबल होता था। और सेंट्रल मेटल एटम अगर हर जगह सेम है, ठीक है, और स्टेबिलिटी कांस्टेंट डिफरेंट है, इसका मतलब जो कॉम्प्लेक्स बना है उसकी स्टेबिलिटी भी क्या होगी, डिफरेंट होगी। तो सेंट्रल मेटल एटम सेम है लेकिन स्टेबिलिटी अलग आ रही, मींस लिगेंड जो है वो क्या होंगे, अलग अलग होंगे, उसका स्ट्रेंथ क्या होगा, अलग अलग होगा। मैं समझाता हूं डिटेल में, ठीक है, कि जहां पे स्टेबिलिटी कांस्टेंट ज्यादा होगा, देखना चीजों को रिलेट करना, कि जहां पे भी जिस भी कॉम्प्लेक्स का स्टेबिलिटी कांस्टेंट क्या होगा, ज्यादा होगा, इसका मतलब कॉम्प्लेक्स क्या है, ज्यादा स्टेबल है। ज्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स कैसे बनता है, जब लिगेंड कैसा हुआ, स्ट्रॉन्ग फील्ड या बिग फील्ड। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा तभी तो वो सेंट्रल मेटल एटम को ज्यादा अप्रोच करेगा। देखो CFT क्या है, CFT बिल्कुल फिजिक्स है, लॉजिक है। एक बार अगर आप समझ जाते हो CFT के सारे ही क्वेश्चन आप कर सकते हो। कैसा, सेंट्रल मेटल एटम है नहीं है कौन है, इधर लिगेंड है, ठीक है, अप्रोच करेगा, क्यों, लिगेंड या तो नेगेटिव चार्ज होगा या तो डायपोल होगा। सेंट्रल मेटल एटम पे क्या होगा भाई, पॉजिटिव चार्ज होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से इधर जाएगा। तो देखो भैया ध्यान समझना, लिगेंड का फील्ड जितना ज्यादा स्ट्रांग होगा उतना ही क्या करेगा, क्लोजेस्ट टू सेंट्रल मेटल एटम क्या करेगा, अप्रोच करेगा, मींस यहां पे जो बॉन्ड बनेगा लिगेंड और सेंट्रल मेटल एटम के बीच वो उतना ही ज्यादा स्ट्रांग होगा और कॉम्प्लेक्स उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। तो अगर हम बोल रहे हैं कि स्टेबिलिटी कांस्टेंट ज्यादा है मींस कॉम्प्लेक्स स्टेबल ज्यादा है, इसका मतलब जो लिगेंड होगा वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा। तो हमसे पूछा था प्रिडिक्ट विच इज द स्ट्रॉन्गेस्ट लिगेंड, तो सबसे पहले तो स्टेबिलिटी कांस्टेंट देख लो। तो देखो भैया डिजिट पे बाद में जाना, पहले पावर तो देख लो, यहाँ पे 10 का पावर 27 मींस के की वैल्यू सबसे ज्यादा इस कॉम्प्लेक्स के लिए है। तो इन चारों में ही अगर हम बात कर लें तो इन चारों में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट लिगेंड कौन सा होगा, Cn- होगा। स्ट्रॉन्गेस्ट लिगेंड विल बी Cn-। अब हो सकता है आपके जेईई मेन में इसका ऑर्डर पूछ दे कि लिगेंड के स्ट्रेंथ का ऑर्डर लिखो, तो सबसे ज्यादा इसका था फिर इसका है, ठीक है। तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लिगेंड इन सब में Cn- देन क्या होगा, En हो जाएगा, देन क्या होगा, NH3 होगा, देन क्या होगा, H2O। तो ये ऑर्डर भी पूछा जा सकता है ना। क्लियर, CFT को आपको एक बार अच्छे से ये बेसिक जो कोर कॉन्सेप्ट समझ आए वो समझने की जरूरत है, उसके बाद सारे क्वेश्चन कर सकते हो CFT में, ठीक है। सो गाइस नेक्स्ट है अपना ये क्वेश्चन क्या आ जा रहा है, एन आयन M2+ फॉर्म्स द कॉम्प्लेक्सेस MS2O whole 6 2+, MEN3 2+ and MBr6 4- मैच द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स विद द एप्रोप्रिएट कलर। यहां पे 3 कलर अपने को दिए गए हैं, ब्लू, रेड और ग्रीन, है ना। तो इन 3 कॉम्प्लेक्स जो है उसका कौन से कॉम्प्लेक्स का कौन सा कलर होगा ये हमें बताना है। फर्स्ट अपना कॉम्प्लेक्स है MS2O whole 6 2+, ठीक है। सेकंड अपना कॉम्प्लेक्स है MEN थ्राइस 2+, एंड थर्ड अपना कॉम्प्लेक्स है MBr6 4-, ठीक है। तो किस कॉम्प्लेक्स का कौन सा कलर होगा, ठीक है। अब ध्यान से समझते हैं प्यार से,
ऐसा क्वेश्चन हमने क्लास में भी करा है कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उसमें कलर होता है ड्यू टू डी ट्रांजिशन। बेसिकली जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जैसे है T2G ऑर्बिटल में, ठीक है, तो ये क्या करेगा, कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब करे, कहां चला जाएगा, Eg सेट ऑफ ऑर्बिटल में चला जाएगा, ठीक है। और ये जो इन दोनों सेट ऑफ ऑर्बिटल्स के बीच की जो एनर्जी डिफरेंस है वो क्या होगा, CFSE होगा। चूंकि सब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है इसलिए CFSE ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होगा। अब ध्यान से समझते हैं कि चूंकि यहां पे मेटल आयन और उसका ऑक्सीडेशन स्टेट सेम ही है तीनों ही कॉम्प्लेक्स में, तो यहां पे जो स्प्लिटिंग है वो किस पे डिपेंड करेगी, फील्ड स्ट्रेंथ पे। जो लिगेंड जितना पावरफुल है तो उतनी ही ज्यादा क्या होगी, स्प्लिटिंग होगी, उसके लिए डेल्टा उतना ही क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो यहां अगर हम इन तीन कॉम्प्लेक्स को देखें तो सबसे ज्यादा पावरफुल लिगेंड कौन है, EN है, देन कौन है, H2O है, एंड देन क्या है, Br- है। तो क्या अगर मैं इसको कॉम्प्लेक्स 1 बोलूं, इसको मैं कॉम्प्लेक्स 2 और इसको मैं कॉम्प्लेक्स 3 बोलूं, तो जो डेल्टा O होगा वो सेकंड कॉम्प्लेक्स का क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। उसके बाद किसका होगा भाई, फर्स्ट कॉम्प्लेक्स का, और सबसे मिनिमम डेल्टा O होता है थर्ड का। क्लियर, समझ में आता है। अच्छा अब देखो इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जाए कैसे, कुछ वेवलेंथ या क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। अब ध्यान से समझते हैं कि जो डेल्टा O है उसको हम अगर हम लिख दे Sc/λ एब्जॉर्ब तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अगर हम यहां से लैम्डा एब्जॉर्ब्ड की ऑर्डर लिखें तो क्या वो डेल्टा O के ऑर्डर का अपोजिट होगा, मींस ये होगा सेकंड देन फर्स्ट एंड देन थर्ड। ऐसा कुछ होगा कि नहीं होगा, बोलो हाँ या ना, हाँ सर ऐसा होगा। मींस थर्ड वाले कॉम्प्लेक्स में लैम्डा जो एब्जॉर्ब होगा वो सबसे क्या होगा, ज्यादा होगा, लैम्डा एब्जॉर्ब सबसे क्या होगा, ज्यादा होगा। अब अगर हम ऑप्शन में देखें तो इन तीनों ही कॉम्प्लेक्स का जो कलर हो सकता है वो क्या हो सकता है, किसी का ब्लू होगा, किसी का रेड होगा और किसी का ग्रीन होगा, किसी का ब्लू होगा, किसी का रेड होगा, किसी का क्या होगा, ग्रीन होगा। देखो ग्रीन कलर किसी भी कॉम्प्लेक्स का तब मिलेगा जब उस कलर ने एब्जॉर्ब क्या किया हो, रेड, ये क्या किया हो, एब्जॉर्ब, तो ये फिर क्या होगा, इमिट होगा। बात समझ में आता है। तो अगर ग्रीन हमें कॉम्प्लेक्स का कलर मिल रहा है, इसका मतलब जो लैम्डा एब्जॉर्ब्ड है ये क्या होना चाहिए, मतलब कौन से वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करेगा, रेड को एब्जॉर्ब करेगा। सिमिलरली अगर हम देखें कि अगर रेड मिल रहा है कॉम्प्लेक्स का कलर तो यहाँ पे एब्जॉर्ब्ड कलर क्या होगा, ग्रीन होगा। तो यहाँ पे जो एब्जॉर्ब्ड कलर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए भाई, ग्रीन होना चाहिए। अगर कोई कॉम्प्लेक्स ब्लू कलर का दिख रहा है तो उस कॉम्प्लेक्स ने ऑरेंज कलर हो क्या किया होगा, एब्जॉर्ब किया होगा, ठीक है। तो ब्लू कलर दिखने के लिए जो लैम्डा एब्जॉर्ब्ड होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, ऑरेंज होना चाहिए, ठीक है। बात समझ में आता है। अब लैम्डा एब्जॉर्ब्ड की अपने को ऑर्डर पता है कि जो थर्ड वाला कॉम्प्लेक्स है ना, थर्ड वाला कॉम्प्लेक्स ये Br- वाला कॉम्प्लेक्स वो सबसे ज्यादा वेवलेंथ क्या किया होगा, एब्जॉर्ब किया होगा। अब अगर हम ध्यान से देखें तो लैम्डा एब्जॉर्ब कौन कौन सा हो सकता है ये पता चल गया, रेड हो सकता है, ग्रीन हो सकता है और ऑरेंज हो सकता है। तो सबसे ज्यादा वेवलेंथ एब्जॉर्ब्ड यहां पे कौन सा, भाई रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है। विब ग्योर में जैसे आगे आप बढ़ोगे तो आर की वेवलेंथ, वैसे यहां पे आप देख सकते हो डेटा में भी सबसे क्या है, ज्यादा है वेवलेंथ, ठीक है। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि जो थर्ड वाला कॉम्प्लेक्स है वो कौन सा कलर एब्जॉर्ब किया है, रेड कलर एब्जॉर्ब किया है, रेड कलर अभी एब्जॉर्ब किया है। तो ऐसा नहीं आंसर कर देना रेड, क्योंकि जो एब्जॉर्ब्ड कलर होता है वो कॉम्प्लेक्स का कलर नहीं होता, उसको कॉम्प्लीमेंट्री जाना है, ठीक है। उसके बाद आ जाओ, उसके बाद उससे थोड़ा सा ज्यादा वेवलेंथ चाहिए, रेड से सॉरी कम चाहिए ना, सबसे ज्यादा वेवलेंथ एब्जॉर्ब थर्ड वाला कॉम्प्लेक्स, उससे थोड़ा कम वन वाला। तो सबसे ज्यादा वेवलेंथ एब्जॉर्ब मींस रेड को एब्जॉर्ब किया, उसके बाद फिर ऑरेंज है हमारे पास, ठीक है। तो ये करेगा एब्जॉर्ब, हमने ऑलरेडी पता कर लिया कि ऑरेंज ही एब्जॉर्ब कर रहा है, मतलब यहाँ पे जो तीन कॉम्प्लेक्स है ये तीन ही कलर एब्जॉर्ब ही कर रहे होंगे, रेड और ग्रीन और ऑरेंज, ठीक है। तो इसका मतलब ये तो ऑरेंज को क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है, तो क्या करेगा अभी भाई, ग्रीन को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। मींस अब लैम्डा अगर हम इमिटेड लिखें तो सेकंड वाला कॉम्प्लेक्स ग्रीन को अगर एब्जॉर्ब कर रहा है तो ये कॉम्प्लेक्स खुद कैसा दिखेगा, रेड दिखेगा। मींस सेकंड वाला जो कॉम्प्लेक्स है वो कैसा हो गया भाई, रेड हो गया, ठीक है। अच्छा फर्स्ट वाला जो कॉम्प्लेक्स है चूंकि वो ऑरेंज को एब्जॉर्ब कर रहा है तो उसका कलर खुद का क्या होगा, फिर ब्लू दिखेगा, ठीक है। तो फर्स्ट वाला क्या हो गया भाई, ब्लू कलर का कॉम्प्लेक्स होगा, ठीक है। अच्छा जो थर्ड वाला कॉम्प्लेक्स था वो रेड को एब्जॉर्ब कर रहा था तो वो कैसा दिखेगा, ग्रीन दिखेगा। तो ये कैसा दिखना चाहिए, ग्रीन दिखना चाहिए। अब पर्टिकुलर ऑर्डर में लिख दो MH2O होल ट्वाइस, MH2O होल ट्वाइस मींस फर्स्ट, तो फर्स्ट पोजीशन पे क्या आना चाहिए, ब्लू आना चाहिए। उसके बाद MEN3 जो कि सेकंड कॉम्प्लेक्स है तो सेकंड पोजीशन पे क्या आना चाहिए, रेड आना चाहिए। तो ब्लू रेड एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन बी होगा, ठीक है। क्लियर, समझ में आ गया,
क्लियर है कि नहीं है? ये बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन था, बहुत ही ज्यादा तगड़ा क्वेश्चन था। देखो ये जो डेल्टा ओ होता है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, ये होता है फील्ड स्ट्रेंथ। मतलब क्या है, देखो सीएफटी क्या है बेसिकली, आपको उसका कॉन्सेप्ट समझना है। एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो क्वेश्चन आसानी से बनेंगे, और कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ तो क्वेश्चन आसानी से नहीं बनेगा। सिंपल सी बात है, प्योर फिजिक्स टाइप का है वो सीएफटी। ठीक है, चलो आगे बढ़े। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है वीवीटी पे। क्या कहा जा रहा है, द हाइब्रिडाइजेशन एंड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन FeS2O होल 6 2+ आयन आर। देखो सारे ही टॉपिक पे क्वेश्चन कवर किए गए हैं, बस फर्क इतना है कि लेक्चर अब लंबा होने वाला है, क्योंकि सारे टॉपिक पे अच्छे क्वेश्चन लिए मैंने। देखो FeS2O होल 6 2+, ठीक है, इसकी बात कर रहे हैं। सबसे पहले आपको बीवीटी पे क्वेश्चन करना है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल दो। H2O क्या है, न्यूट्रल लिगेंड है, मतलब 2+ पूरा चार्ज किस पे होगा, Fe पे। मींस यहाँ पे जो सेंट्रल मेटल एटम है ये क्या है, Fe2+ है। इसका भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख दो। तो उसके लिए क्या होना चाहिए, ट्रांजिशन सीरीज का आपका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एकदम याद होना चाहिए माइंड में। जैसा है ना मेफेको, ऐसा ये एकदम ऐसे चलना चाहिए कि यहाँ पे होता था भाई 3d5 4s2, Fe का क्या होता है 3d6 4s2, 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, मतलब 4s का 2 इलेक्ट्रॉन गायब कर देना है तो Fe2+ बन जाएगा। तो इसका कन्फिग्रेशन क्या होगा, 3d6 4s0 होगा। क्लियर? अब इसको हम ध्यान से देखते हैं। हम 3d6 अरेंजमेंट बनाने जा रहे हैं अपना 3d सबसेल। अब देखो ध्यान से समझेंगे कि 3d6 का अरेंजमेंट कैसा होगा, ये डिपेंड करता है कि अपना लिगेंड कैसा है। H2O क्या है, अपना विकफील्ड लिगेंड है। आपको याद है क्या, H2O क्या है, विकफील्ड लिगेंड है, विकफील्ड लिगेंड है। तो विकफील्ड लिगेंड जो होता है वो हुंस रूल के अगेंस्ट पेयरिंग नहीं करवा पाता है। क्लास में इसको साफ साफ एक्सप्लेन किए थे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या करना है, हुंस रूल को फॉलो ही करना है ना। मतलब देखो वीवीटी पे जब भी क्वेश्चन आए, वर्किंग मेथड क्या है, सबसे पहले सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो, फिर लिगेंड पहचान लो। लिगेंड कैसा है भाई, वीक है कि स्ट्रॉन्ग है, वीक है। WFL मतलब विकफील्ड लिगेंड है, मींस नो पेयरिंग। नो पेयरिंग मींस आराम से लिखते रहो, 6 को इलेक्ट्रॉन को फिल कर दो, 1 2 3 4 5 6। लेकिन मान लो यहीं पे क्या होता, CN होता, तो फिर क्या होता, चूंकि देखो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 चाहिए, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में हाइब्रिडाइजेशन या तो D2sp3 भी हो सकता है और sp3d2 भी हो सकता है। दोनों ही जगह कोऑर्डिनेशन नंबर क्या 6 मिलेगा, है ना। हाँ, अब अगर विकफील्ड लिगेंड है तो चूंकि ये पेयरिंग करवा ही नहीं पाएगा, तो इसका मतलब अब आगे के ही 6 ऑर्बिटल यूज होंगे। मींस अब क्या 4s है ना यूज होगा, फिर 4p में 3 होंगे ना, 4p में 3 होंगे और फिर 4d है ना। तो आगे गिन लो 6 ऑर्बिटल यहां पर यूज होंगे और हाइब्रिडाइजेशन क्या देंगे, sp3d2 देंगे, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। बात समझ में है? तो विकफील्ड लिगेंड है तो इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये एज इट इज रह जाएगा। आगे के 6 ऑर्बिटल काउंट कर लेने हैं, तो वहां पे फिर हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3d2 होगा। और sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन A और D दोनों में दिख रहा है, D2 sp3 नहीं चाहिए। ठीक है, और यहां पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखो तो 1 2 3 4, तो 4 क्या हो गया, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मींस ऑप्शन ए क्या हो गया, सही हो गया। अब यहां पे देखो और क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये कॉम्प्लेक्स कैसा कॉम्प्लेक्स है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स या हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। ध्यान से देखना, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स मींस ये जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो जाए, पेयर हो जाए, स्पिन मल्टीप्लिसिटी मिनिमम मिले, तो वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के प्रेजेंस में होगा। ठीक है, मींस ये जो कॉम्प्लेक्स है वो क्या है भाई, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है। लो स्पिन तो तब होता जब पेयरिंग हो जाता इलेक्ट्रॉन्स की, D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन मिलता तो। ठीक है, तो ये और इंफॉर्मेशन निकालिए, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स ये भी पूछा जा सकता है। पूछ देगा कि ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है कि आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। तो याद करो इनर और आउटर कैसे डिसाइड करते हैं कि जब हाइब्रिडाइजेशन में जो d ऑर्बिटल इन्वॉल्व है, अगर वो इनर सेल का d ऑर्बिटल इन्वॉल्व है तो बोलते थे इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, जैसे D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन। और अगर आउटर मोस्ट सेल, Fe का आउटर मोस्ट सेल क्या होगा, 4th होगा। ठीक है, तो आउटर मोस्ट सेल का अगर d ऑर्बिटल इन्वॉल्व है तो उसको हम क्या बोलते हैं, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। बता दो यहां पे प्यार से, ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है कि आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स तब होता है जब 3d सबसेल का d ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करता है, जो कि नहीं किया है। ठीक है, तो ये क्या है, आउटर सॉरी ये क्या है, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। तो एक क्वेश्चन में मैंने पूरा बीवीटी कर दिया, FeS2O होल 6 2+ का मैग्नेटिक मोमेंट भी पूछा जा सकता है, फॉर्मूला से निकाल सकते हो।
नेक्स्ट में कहा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज पाई कॉम्प्लेक्स। ट्राई मिथाइल एल्यूमिनियम, याद करो ये क्या है, सिग्मा कॉम्प्लेक्स है। डाई इथाइल जिंक, सपोज दैट इसमें मुझे, चलो पहले बी ऑप्शन, अरे यार फेरोसिन ही दिख रहा है यार, आगे तुम्हें कुछ देखना ही नहीं है, यही क्या है, पाई कॉम्प्लेक्स कहते हैं फेरोसिन को, याद करो, याद है ना, एफ ही रहता था, फिर 2 रिंग 5 मेंबर्ड कनेक्टेड होते थे पाई बॉन्ड, ठीक है, सेंट्रल मेटल एटम के साथ रिंग पाई बॉन्ड बनाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है कि विच वन is the most likely structure of CrCl2.6H2O if 1/3 of total chlorine of the compound is precipitated by adding AgNO3 to its aqueous solution। ठीक है, यहां पे बेसिकली ये कॉम्प्लेक्स का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया है लेकिन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला नहीं दिया है। कह रहा कौन सा हो सकता है अगर 1/3 ऑफ टोटल क्लोरीन कंपाउंड क्या हो जाए, प्रिसिपिटेट हो जाए जब हम AgNO3 को कॉम्प्लेक्स में ऐड करें। देखो टोटल यहां पे अगर हम देखें एक मॉलिक्यूल पूरा कंपाउंड कंसीडर करें तो उसमें 3 आयन होगा Cl माइनस, प्रिसिपिटेट कितना करना है 1/3 को, 1/3 मतलब 3 आयन में एक को प्रिसिपिटेट करना है। इसका मतलब स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर क्या होना चाहिए, एक Cl प्रेजेंट होना चाहिए और 2 Cl2 क्या होना चाहिए, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होना चाहिए। तभी जब हम AgNO3 ऐड करेंगे मींस Ag प्लस NO3 माइनस एक्वस सोल्यूशन में आया तो बन गया वो, तो Ag प्लस क्या करेगा, चूंकि ये बाहर वाली वैलेंसी क्या है, आयनाइजेबल है, तो है ना Ag प्लस Cl माइनस ये मिलके PBT बना देगा। ठीक है, तो 1/3 मुझे अगर करना था, 1/3 ऑफ क्लोराइड आयन प्रिसिपिटेट करना था, इसका मतलब टोटल 3 Cl माइनस में एक ही Cl माइनस क्या होना चाहिए, स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर होना चाहिए। तो अब देख लो वो कंडीशन कहां पे फॉलो हो रहा है, तो सिंपल सी बात है ऑप्शन सी में फॉलो हो रहा है। बात क्लियर है कि नहीं है? हाँ सर। नेक्स्ट में अगर हम बात कर लेते हैं, क्वेश्चन है कि द स्ट्रक्चर ऑफ आयरन पेंटाकार्बोनिल इज, आयरन पेंटाकार्बोनिल मींस क्या हो गया, FeCO5 हो गया। CO यहां पे कोबाल्ट नहीं है, CO क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड एज अ लिगेंड काम करेगा। अब अगर हम बात कर ले कि Fe का, अगेन ये बीवीटी पे क्वेश्चन, Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, तो Fe का यहां पे कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा बताओ, 3D6,4S2 हो जाएगा। अब ध्यान से समझते हैं, ध्यान समझते हैं, लिगेंड जो है वो CO कैसा लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। पेयरिंग करवाएगा या नहीं करवाएगा, हुन्स रूल के अगेंस्ट करवाएगा, पेयरिंग अकर्स, हाँ या ना, हाँ। जब सबसे पहले क्या करते हैं, सिंपल 3D6,4S2 लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया 3D और आगे आ जाओ, ये क्या हो गया भाई 4S, इधर क्या होगा 4P का डब्बा बना दो, ये क्या है 4P है। ठीक है, सिंपल अगर हम कॉन्फ़िगरेशन लिखे 3D6 का तो 3 4 5 6 7 8, सॉरी मतलब 4s में 2 इलेक्ट्रॉन है। चूंकि CO क्या स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, हमें यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 5 चाहिए। कोऑर्डिनेशन नंबर 5 मींस हाइब्रिडाइजेशन या तो sp3d हो या फिर dsp3 हो। dsp3 तब होगा जब पेयरिंग होगा, एक अंदर वाला d ऑर्बिटल खाली होगा। चूंकि CO क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो ये क्या करा सकता है, पेयरिंग करा सकता है ना। पेयरिंग क्या करा सकता है कि नहीं करा सकता बताओ, ऑब्वियसली करा सकता है। इस 2 इलेक्ट्रॉन को तो पहले यहां पे फेंक दिया और फिर इस 2 इलेक्ट्रॉन को यहां पे ले आएंगे। ठीक है, समझ में आता है कि नहीं आता है, आना तो चाहिए, है ना। हाँ क्लियर, मींस ये D वाला खाली होगा, dsp3। ठीक है, dsp3 हाइब्रिडाइजेशन मिलेगा और क्या होगा, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल स्ट्रक्चर होगा। तो मैंने हाइब्रिडाइजेशन भी बता दिया और इसका स्ट्रक्चर भी क्लियर, हाँ या ना, सिंपल। नेक्स्ट, वर्नर्स थियरी पे अगेन एक क्वेश्चन है, क्या कहा जा रहा है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ AgCl वुड बी ऑब्टेन्ड, AgCl का कितने मोल मिलेंगे व्हेन 100 ml ऑफ 0.1 m, 100 ml, इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, 100 ml 0.1 m COCl3 NH3 is treated with excess of AgNO3। अब ध्यान देना, बहुत ज्यादा प्यार से ध्यान देना, बहुत ही ज्यादा प्यार से ध्यान देना। ये जो कॉम्प्लेक्स है, ध्यान समझना, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का कॉम्प्लेक्स होगा। कैसे, इसका स्ट्रक्चर लिख लो। पहले देखो NH3 तो 5 हमें मिल ही गया, मतलब स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर फिर एक ही Cl चाहिए, बाकी 2 Cl क्या होगा, स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर होगा। क्लियर है कि नहीं है? अच्छा, इसका लिया कितना, इस कंपाउंड का 100 × 0.1 m मींस इसके अगर हम मिली मोल देखें तो क्या हो जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इन
मिलीलीटर, तो 100 इंटू 0.1 ये क्या हो जाएगा 10 मिलीमोल हो गया इस कंपाउंड का। और इसके साथ हम क्या कर रहे हैं, एक्सेस में कौन ऐड कर रहे हैं, AgNO3 को एक्सेस में ऐड कर रहे हैं। अब ध्यान से देखना 2Cl माइनस क्या है, बाहर है स्क्वायर ब्रैकेट के, जितना मिलीमोल ऑफ कंपाउंड होगा उसका जस्ट डबल क्या होगा, मिलीमोल ऑफ Cl माइनस होगा। तो यहां पे अगर हम लिखे मिलीमोल ऑफ Cl माइनस दैट कैन बी precipitated as AgCl, this will be equal to 2 into 10, मतलब ये क्या हो गया 20 मिलीमोल हो गया। ठीक है, तो 20 मिलीमोल इसका है और इसको तो हमने एक्सेस में लिया, तो 20 मिलीमोल Ag प्लस ये कंबाइन होके 20 मिलीमोल क्या करेगा, AgCl बना देगा। तो यहां से ये आ गया कि AgCl के जो मिलीमोल्स है वो कितने हैं, 20 है। हमें क्या निकालना है, मोल निकालना है। तो मोल्स ऑफ AgCl समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मोल्स ऑफ AgCl दिस शुड बी इक्वल टू 20, तो मिलीमोल से अपॉन क्या होगा भाई 1000 हो जाएगा। इसका मतलब 20 इंटू है ना 10 का पावर -3, मतलब क्या होगा 2 इंटू 10 का पावर -2, मतलब 0.02 ये अपना क्या आएगा आंसर। बात क्लियर, समझ में आया नहीं आया, आया। आगे बढ़े, हाँ नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज 5 डोनर मीन्स कोऑर्डिनेटिंग साइट्स एंड कैन एक्ट एज फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड, हमें यह बताना है। ध्यान से, बहुत ज्यादा प्यार से समझेंगे, बहुत आसान है। क्या कहा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज 5 डोनर साइट्स एंड कैन एक्ट एज फ्लेक्सीडेंटेड, ट्राइथाइल टेट्रामीन, फिर है अपना इथिलीन डाइअमीन टेट्राएसीटेट, ना जी ये तो EDT हो गया 6 हो जाएगा है ना, कोऑर्डिनेशन साइट्स। इथिलीन डाइअमीन ट्राई एसीटेट आयन हो सकता है, टेट्रा एक कम कर दिया तो हो सकता है। देखो कैसे बनाएंगे इसका स्ट्रक्चर, CH2N, अब इससे देखो लगा हुआ है CH2COO माइनस, और एक क्या करो CH2COO माइनस, ठीक है, ट्राई ही लगाना है, CH2COO माइनस, एसीटेट 3 बार लगा दिया तो इस नाइट्रोजन की इक्विवेलेंस फिर कौन सेटिस्फाई करेगा, हाइड्रोजन। ठीक है, अब यहां पे देखते हैं डोनर साइट, एक यहां पे, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये 5वां, 2 नाइट्रोजन हो गया, और यहाँ पे 1 2 3 ऑक्सीजन, मतलब 5 यहाँ पे मिल रहा है अपने को है ना डोनर साइट। और ये क्या कर सकता है, फ्लेक्सीडेंटेड मींस जहां पे अगर मान लो 2 डोनर साइट की जरूरत है तो सिर्फ ये 2 नाइट्रोजन क्या करेगा या 2 ऑक्सीजन क्या करेगा, अपना लोन पे डोनेट कर देगा। जहां पे 3 6 मतलब फ्लेक्सीडेंटेड है, फ्लेक्सीडेंटेड आप ऑलरेडी पढ़े थे, EDT है, जरूरत पड़ने पे है ना वो अपने क्या कर सकता है, डेंटिसिटी चेंज कर सकता है, ऐसे लिगेंड को बोलते हैं फ्लेक्सीडेंटेड। नेक्स्ट में बात करेंगे कंडक्टेंस की। ठीक है, सिंपल, द मोलर कंडक्टेंस ऑफ द ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। भाई ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बताओ, सबसे पहले न्यूट्रल जो लिगेंड है उसको तो स्क्वायर ब्रैकेट में रखना ही है। तो फर्स्ट का अगर हम लिखे स्ट्रक्चरल फॉर्मूला तो क्या होगा, PT यहां पे NH3 5 है तो NH3 क्या हो जाएगा, NH3 हो जाएगा 5। तो फिर ऑक्टाहेड्रल बनाने के लिए 1 Cl अंदर चाहिए, टोटल Cl है 4, मतलब 3 Cl क्या होंगे, बाहर होंगे। इस सेकंड वाले की अगर हम बात कर ले तो PT NH3 का ध्यान समझेंगे, NH3 क्या हो गया, हॉल 4 हो गया। हमें तो भैया क्या चाहिए, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, मतलब 2 Cl और अंदर चाहिए, तभी यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा। 4 और 2 दोनों ही चूंकि मोनोडेंटेड है, NH3 और Cl माइनस दोनों मोनोडेंटेड लिगेंड होते हैं, तो अभी हो गया कोऑर्डिनेशन नंबर 6। टोटल 4 Cl है, 2 अंदर आ गए तो बाहर क्या होगा, अभी 2 होगा। यहाँ पे बता दो, यहाँ पे हो जाएगा भाई PT NH3 हॉल ट्वाइस, इसका मतलब Cl4 पूरा का पूरा कहां चला गया, अंदर ही चला गया है ना, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गया, Cl एक भी बचा नहीं। थर्ड की अगर हम बात कर ले तो यहां पे स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होगा PT NH3 हॉल 3 है ना, 3 Cl और चाहिए तो अंदर ले लो, बचा 1 Cl क्या आएगा बाहर। अब देखो आयनिक कंडक्टेंस ज्यादा तब होगा जब एक्वस सॉल्यूशन में नंबर ऑफ आयंस ज्यादा हो कॉम्प्लेक्स के। जैसे आपने कॉम्प्लेक्स को वाटर में डाला तो वो जितना ज्यादा नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस करेगा, आयनिक कंडक्टेंस उतनी ही क्या होगी, ज्यादा होगी। ज्यादा नंबर ऑफ आयंस कैसे प्रोड्यूस करेगा बताओ, सिंपल सी बात, क्या फर्स्ट वाला प्रोड्यूस करेगा, देखो 3 Cl माइनस बनेगा और एक ये पूरा कॉम्प्लेक्स बनेगा, 4 यहां पे बनेगा। मींस यहां पे हम ये कह सकते हैं कि निगेटिव लिगेंड जितना बाहर होगा उतने ही ज्यादा नंबर ऑफ आयंस मिलेंगे, है ना। तो इसका मतलब सबसे ज्यादा कंडक्टेंस किसका होगा, फर्स्ट का होगा, देन किसका होगा, सेकंड का होगा, सेकंड के बाद फिर किसका होगा, थर्ड का होगा, और फोर्थ में तो एक मतलब एक भी आयन मिलेगा ही नहीं, ये एज इट इज रह जाएगा। ठीक है, 1 2 3
और ये क्या हो गया भाई 4। क्लियर? तो 1 2 3 4 गेट ऑन द डांस फ्लोर, 1 2 3 4 गेट ऑन द डांस फ्लोर। नेक्स्ट कह रहा है अमंग NiCO4 NiCN4 2- एंड NiCl4 2-। ठीक है, हाँ बताना, ये कमेंट करके बता देना। क्यों कमेंट करके बता देना? वीवीटी पे आज हमने 2 क्वेश्चन ऑलरेडी कर रखे हैं, तो तीसरा कराने का शौक नहीं है। CO क्या है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, पेयरिंग होगा। CN- क्या है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, पेयरिंग होगा। Cl- चूंकि निकल के साथ है, ये क्या है भाई? वीक फील्ड लिगेंड है। ध्यान देना, अगर Cl- एक इंपॉर्टेंट चीज PT या PD के साथ प्रेजेंट हो तो भी यहाँ पे पेयरिंग अकर्स, है ना? क्यों? क्योंकि PT और PD, ध्यान समझना, जो भी 4D 5D सीरीज के एलिमेंट्स है उनके इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होते हैं, इसलिए विकफील्ड लिगेंड होने के कारण भी, है ना, विकफील्ड लिगेंड होने के कारण भी, विकफील्ड लिगेंड तो जरूर है लेकिन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मेटल आयन पे क्या है? ज्यादा है, तो अप्रोच ज्यादा करता है, अच्छा बॉन्ड बनाता है ना, मीन्स वहां पे पेयरिंग वेरिंग कर सकता है। स्प्लिटिंग बहुत ज्यादा होगी, चूंकि लिगेंड जितना ज्यादा अप्रोच करेगा CFS उतना ही क्या होगा? ज्यादा होगा। इसलिए यहां पे भी क्या होता है? पेयरिंग। तो Cl- अगर PT PD के साथ दिख जाए तो वहां पेयरिंग होता है, जैसे PTCl4 2-, है ना, तो वो टेट्राहेड्रल नहीं होगा, शायद स्क्वायर प्लेनर होगा, क्योंकि वहां पे पेयरिंग हो जाएगा। क्लियर? तो ये क्वेश्चन आप कर सकते हो आसानी से, मैं नहीं करा रहा, है ना। नेक्स्ट ये भी आप कर सकते हो, चलो बता दूं क्या? अमंग द फॉलोइंग आयंस विच हैज द हाईएस्ट पैरामैग्नेटिज्म। हाईएस्ट पैरामैग्नेटिज्म की बात करनी है, हर जगह लिगेंड क्या है? सेम है ना। देखो संतोष तिवारी, ये तो याद होना चाहिए, संतोष तिवारी VCR में फेंको नहीं कागज जला। ठीक है, ये है सीरीज। ये अपना है 3D1, ये अपना 3D2, 3D3, 3D4 नहीं 3D5 4S1, है ना। ये क्या अपना 3D5 4S2, बाकी हर जगह 4S2 है। 3D6 4S2, 3D7 4S2, 3D8 4S2, 3D10 4S1, और ये क्या भाई? 3D10 4S2, है ना। हाँ, अब हम ध्यान से समझते हैं, हाईएस्ट पैरामैग्नेटिज्म ट्राई करें। पता है डी को तुम्हें ट्राई नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? Zn2+ है, देखो 4s का 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे तो 3D10 कॉन्फ़िगरेशन बच जाएगा। तो यहां पे अब लिगेंड पर डिपेंड ही नहीं करेगा। 3D10 कॉन्फ़िगरेशन अगर आप लिख रहे हो तो कॉन्फ़िगरेशन लिखना अब लिगेंड पर डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि वीक फील्ड लिगेंड हो चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो, कॉन्फ़िगरेशन तो ऐसे ही लिखेंगे ना, पेयरिंग तो हो ही जाएगा ऑटोमेटिक। यहाँ पे लिगेंड का कोई मतलब ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा, मतलब ये तो क्या है? मिनिमम पैरामैग्नेटिज्म शो करने वाला, ये तो डायमैग्नेटिक है। ठीक है, चलो अब दूसरे की बात कर ले, जैसे Cr होल 6 3+, Cr मतलब 3D5 4S1, 3 इलेक्ट्रॉन निकालो, एक यहां से जाएगा और 2 यहां से जाएगा, तो क्या हो जाए भाई? 3D3 कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। और चूंकि ऑक्टाइडल कॉम्प्लेक्स बनाना है 3D3, ध्यान समझते हैं। H2O क्या है? वीक फील्ड लिगेंड है, इवन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता तो भी यहां पेयरिंग नहीं होती ऑक्टाइडल कॉम्प्लेक्स बनाने में, ये ध्यान रखना। शायद आपको मैंने बहुत प्यार से करवाया है, ऐसा नहीं कि यहां पर CN होता तो यहां पे पेयरिंग कराते। भाई हमें D2 खाली मिल रहा है ना, तो हमें ऑक्टाइडल कॉम्प्लेक्स में अगर मान लेते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन इनर वाला ही चाहिए, D2sp3 चाहिए ना, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हुआ तो भी इसको पेयर क्यों कराएगा? फिर तो D3 खाली हो जाएगा। इसलिए बोलते थे कि CFT जो है वो बेटर थियरी है VVT से, है ना। और VVT को यूज करके अगर आपको पैरामैग्नेटिज्म डायमैग्नेटिज्म बताना है तो एक चीज आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी ऑड इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हो, जैसे यहां पर 3 इलेक्ट्रॉन क्या है? अनपेयर्ड है, तो जबरदस्ती सबका ऐसे पेयरिंग नहीं करवा देना है। अगर आपको D2 खाली ऐसे ही मिल रहा है, भले स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, पेयरिंग नहीं करवाना है, VVT को यूज करते हुए ध्यान रखना है, क्योंकि मोर एक्यूरेट रिजल्ट तो CFT दे रहा है। तो या तो पैरामैग्नेटिज्म आप पूरा CFT से बना लो, ठीक है, या फिर VVT से बनाना है तो भी सही होगा। बस ये प्रिकॉशन आपको लेके चलना है कि जहां पे D2 ऐसे खाली मिल रहा है, जहां पे जैसे यहां पे मान लो 3D4 होता और यहां पे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड CN- होता और ऑक्टाइडल कॉम्प्लेक्स है, तो मुझे D2 खाली चाहिए ना, तो मैं क्या करूंगा? इसको तो मैं यहां पे पेयर करा दूंगा। अब कुछ गधे जो होते हैं वो इसको भी यहां पे पेयर करा देते हैं, तब D3 तुमने खाली कर दिया। क्यों किया? जरूरत ही नहीं है। समझ रहा है बात को? ठीक है, तो यहां पे अगर हम ध्यान से देखें, जो Cr वाला केस है,
तो सीआर वाले केस में ये आप समझ चुके हो कि यहाँ पे पेयरिंग हमें करानी नहीं है, वैसे ही पेयरिंग नहीं होती है। तो H2O क्या वीक फील्ड लिगेंड है ना, स्ट्रॉन्ग होता तो भी पेयरिंग नहीं करानी है, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या मिल गए, 3 मिल गए। FeH2O6 Fe का कॉन्फ़िगरेशन है 3d6 4s2, ऑक्सीडेशन स्टेट 2 मतलब 4s2 हो गया गायब। H2O क्या है, वीक फील्ड लिगेंड है, तो 3d6 मतलब एज इट इज आपको लिखना है 1 2 3 4 है ना 5 6, पेयरिंग अब नहीं करानी यहां पे, ठीक है। चलो क्योंकि वीक फील्ड लिगेंड है, यहां पेयरिंग होगी भी नहीं। तो यहां पे n की वैल्यू क्या मिल गई अपने को, 4 मिल गई। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन CuH2O6 2+, Cu का कॉन्फ़िगरेशन है 3d10 4s1 है ना, यही तो है। तो एक यहां से जाएगा Cu2+ चाहिए और 3d से इलेक्ट्रॉन निकाल दो, मतलब इसका कॉन्फ़िगरेशन जो है Cu2+ का वो क्या बच जाएगा, 3d9 बच जाएगा। 3d9 चूंकि और यहाँ पे H2O है वीक फील्ड लिगेंड, इसलिए पेयरिंग नहीं करवाना है। कॉन्फ़िगरेशन सिंपल लिख दो हुंस रूल से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या बचा, 1 मिला। तो मैक्सिमम पैरामैग्नेटिज्म वहां पे ही तो होगा जहां पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम है, इसका मतलब ऑप्शन क्या आएगा, बी आएगा। यहां पे ऑर्डर ऑफ पैरामैग्नेटिज्म अगर पूछता तो सबसे ज्यादा पैरामैग्नेटिज्म बी शो करेगा, देन तुम्हारा ए शो करेगा, देन तुम्हारा सी, देन तुम्हारा डी। क्लियर, हाँ सर। तो आई होप कि समझ में आ गया। नेक्स्ट में द कंपाउंड हैविंग अ टेट्राहेड्रल ज्योमेट्रीज। देखो ऐसे क्वेश्चन में मैं ये क्यों लिया हूं, ये बीयूटी पे क्वेश्चन है, मैं चाहूं तो कहूं कि तुम बना लो, लेकिन मैं यहां पे एक चीज बताना चाहता हूं। ऐसे क्वेश्चन में क्या करना कि अगर हमें टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री चाहिए तो वीक फील्ड लिगेंड ढूंढो। स्ट्रॉन्ग फील्ड वाले को तो पहले छोड़ देना, उसको चेक मत करना। Cn- स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो यहाँ पे मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि पेयरिंग होगी है ना, और स्क्वायर प्लेनर मिल जाएगा कॉम्प्लेक्स, DsP2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। यहां पे देखो Cn- है, हमें इसको चेक नहीं करना। अब इन दोनों में किसी को चेक करना है, अब इन दोनों में भी C को चेक ही मत करो, क्योंकि पीडी के साथ Cl- है तो ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करेगा। Cl- स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता नहीं है लेकिन बिहेव करेगा, चूंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पीडी का क्या है, बहुत ही ज्यादा है, इस कारण यहां भी पेयरिंग हो सकती है। तो इसको चेक करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप किसको चेक कर लो, NiCl4 2- को चेक करो। अब देखो Ni का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या था, 3d8 4s2 था। तो NiCl4 2- अगर हम देखें तो निकल का यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, साफ साफ आप निकाल सकते हो। तो निकल +2 का जो कॉन्फ़िगरेशन होगा ये क्या होगा, 3d8 4s0 होगा। चूंकि Cl- क्या है, वीक फील्ड लिगेंड है, इसलिए हुंस रूल के अगेंस्ट पेयरिंग नहीं करवाना है। मींस हमें 3d8 कॉन्फ़िगरेशन सिंपली हुंस रूल के अकॉर्डिंग लिखना है। सबसे पहले एक एक सब में डाल दिया, फिर 6 7 8 ऐसा हो जाएगा, सिंपल सी बात है। इसको पेयर मत करा देना, क्योंकि Cl- से वीक फील्ड लिगेंड है। तो अब हमें 4 कोऑर्डिनेशन नंबर चाहिए, मींस 4 वैकेंट हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल चाहिए, मींस sp3 हाइब्रिडाइजेशन चाहिए। मींस अब देखो ये है ना, ये तो 3d था, 4s का एक ऑर्बिटल, 4p का 3 वैकेंट ऑर्बिटल, ये पहले मिक्स होके है ना sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनाएगा। तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन जो है वो निकल की वो क्या है, sp3 है, और sp3 हाइब्रिडाइजेशन कॉम्प्लेक्स ऐसा होगा, टेट्राहेड्रल होगा। तो करेक्ट आंसर इज द डी। तो ऐसे चेक करते, चारों को चेक मत करो, ऐसे दिमाग लगाना। क्लियर, हाँ। नेक्स्ट में बात कर लेते हैं, नेक्स्ट में हम बात कर लेंगे कि इफ द बॉन्ड लेंथ ऑफ द CO बॉन्ड इन कार्बन मोनोऑक्साइड इज 1.128 एंगस्ट्रॉम। कार्बन मोनोऑक्साइड आप बहुत प्यार से समझते होंगे कि यहां पे कार्बन और ऑक्सीजन के बीच जो बॉन्ड होते हैं वो 3 बॉन्ड बने होते हैं। बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, 3 होता है। तो यहां पे जो CO बॉन्ड लेंथ है ये क्या है, 1.128 एंगस्ट्रॉम है। कह रहे हैं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द बॉन्ड लेंथ इन FeCO5, है ना। क्वेश्चन मैंने इतने तगड़े लिए हैं कि अगर कोई बच्चा सिर्फ इस क्लास को कवर कर ले और क्लास नोट्स पढ़ ले, उसके बाद उसको ऐसा लगेगा कि ये चैप्टर मैंने कल पढ़ा था। लगेगा ही नहीं कि 4 महीने 5 महीने 6 महीने पहले पढ़ा था, कल पढ़ा था ऐसा लगेगा। और एक क्वेश्चन नहीं छूट सकता, ये मेरी गारंटी है, क्योंकि आप लेवल ऑफ क्वेश्चन आप देख सकते हो, हर एक टॉपिक को कवर किया है। क्लियर, तो भले तुम 3 बार पार्ट वाइज देखो, लेकिन देखो तुम, बहुत फायदा मिलेगा। और ये लेक्चर यूट्यूब पे रहेगा ही ना, जेई मेन फेब अभी होने ही वाला है, फिर यूट्यूब पे रहेगा, आपको खुद समझ में आएगा कि बेनिफिशियल था कि नहीं था, है ना। चलो FeCO5 देखो, यहां पे ध्यान समझते हैं, ये मेटल कार्बोनिल कंपाउंड है। मेटल कार्बोनिल कंपाउंड में ध्यान से समझेंगे प्यार से कि मेटल कार्बोनिल कंपाउंड में वैसे बहुत, जय बीरू बसंती भी जो वीडियो बनाया था है ना, उस मतलब उस अंदाज में बनाया था। याद करो कि जब भी हम मेटल कार्बोनिल कंपाउंड की बात करेंगे तो वहां पे जो CO बॉन्ड ऑर्डर है वो 3 नहीं होगा, 3 से क्या होगा, कम होगा। क्यों, क्योंकि
ध्यान समझते हैं, क्योंकि कार्बन और मेटल के बीच भी क्या हो रही है, बॉन्डिंग हो रही है ना। मैंने जय, बीरू और बसंती लेकर समझाया था चीजें। इसको बसंती माना था, ये था अपना जय, और एक क्या था, बीरू, मतलब जो भी था, देख ले रहे बसंती को कौन है ना प्यार करता था, उस हिसाब से अकेला था, इनकी दोस्ती बहुत अच्छी चल रही थी, लेकिन बसंती आई तो मान लेते हैं कि बीरू था क्या जिसके साथ चक्कर चला था, बीरू और जय कर लेते हैं ऐसा, ठीक है। तो बीरू का बसंती के साथ जितना ज्यादा चक्कर चलेगा ज्यादा, उतना ही इन दोनों में जो है वो बॉन्ड वीक होता चला जाएगा, ठीक है। इन दोनों के बीच चक्कर ज्यादा कैसे चलेगा, जब ध्यान समझते हैं जो बसंती है वो भी ज्यादा लाइन मारे किस पे, बीरू पे। अब ध्यान समझते हैं, देखो यहाँ पे मेटल कार्बोनिल कंपाउंड में बेसिकली ये क्या होता है, सिग्मा एंड पाई बोथ बॉन्डेड कंपाउंड होता है। जो सीओ होता है वो क्या करता है, वैकेंट डी ऑर्बिटल ऑफ मेटल में इलेक्ट्रॉन डोनेट करके क्या बनाता है, सिग्मा बॉन्ड बनाता है ना। हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ऑफ मेटल में इलेक्ट्रॉन डोनेट करके सिग्मा बॉन्ड बनाता है। मेटल के डी ऑर्बिटल में ऑलरेडी क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है, तो वो क्या करता है कि सीओ के एंटी बॉन्डिंग मींस पाई स्टार ऑफ सीओ में इलेक्ट्रॉन डोनेट करके क्या करता है, ये पाई बॉन्ड बनाता है। याद करो, सिनर्जिक बॉन्डिंग बोलते हैं इसको, ठीक है। अब जितनी आसानी से मेटल अपना इलेक्ट्रॉन फेंक पाएगा किसके, सीओ के, है ना, एंटी बॉन्डिंग पाई ऑर्बिटल में, तो इसका मतलब मेटल और कार्बन के बीच उतना ही बॉन्ड क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होता चला जाएगा, और कार्बन ऑक्सीजन के बीच क्या होता जाएगा, बॉन्ड वीक होता चला जाएगा। वैसे इतना तगड़े कॉन्सेप्ट की इस क्वेश्चन में जरूरत नहीं, इसमें तो सिंपल इतना कुछ नहीं बताना था, ऐसे एक्सप्लेन कर सकते थे कि बॉन्ड ऑर्डर क्या है भाई, लेस देन 3 है। बॉन्ड ऑर्डर पहले से क्या हो गया, कम गया, तो बॉन्ड लेंथ पहले से क्या हो जाएगा, सीओ का बढ़ जाएगा। मींस सीओ ओरिजिनल है, उसमें जो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड लेंथ है उससे ज्यादा बॉन्ड लेंथ सी और ओ का होगा इस कार्बोनिल कंपाउंड FeCO5 में। तो 1.128 से ज्यादा वैल्यू तुम्हें कौन सा दिख रहा है, एक ही दिख रहा है, सी, है ना। तो आंसर ये होगा। वैसे मैंने पूरा कॉन्सेप्ट कार्बोनिल का आपको समझा दिया, ऐसे भी एक क्वेश्चन है इसमें शायद, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पे पूछ दिया ना कि among the following metal carbonyls the CO bond order is lowest in, the CO bond order is lowest in। यहां पे बॉन्ड ऑर्डर लोएस्ट चाहिए। यहां पे ध्यान रखना कि हमसे क्या पूछा है, बॉन्ड ऑर्डर की बॉन्ड लेंथ। तो हमें बॉन्ड ऑर्डर अगर इधर लोएस्ट चाहिए, इसका मतलब इन दोनों के बीच बॉन्ड जो होना चाहिए मजबूत, बॉन्ड ऑर्डर इसका क्या चाहिए, हाईएस्ट चाहिए। इनके बीच बॉन्ड हाईएस्ट तब होगा जब मेटल आसानी से अपना पाई मतलब डी इलेक्ट्रॉन फेंक पाए, किसमें, सीओ के एंटी बॉन्डिंग में। मींस इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होना चाहिए, तभी तो इलेक्ट्रॉन आसानी से डोनेट कर सकता है। अब ध्यान से समझते हैं, सिंपल सी बात है, ध्यान से देखो। सीओ हमेशा क्या होता है, न्यूट्रल लिगेंड होता है। अगर हम यहां पे देखें तो Mn पे +1 चार्ज आ गया, ये पूरा का पूरा। यहां पे Cr पे 0 चार्ज, Fe पे 0 चार्ज, V पे -1। मेटल पे अगर -1 चार्ज है, बर्दाश्त नहीं होगा मेटल को। मेटल चाहता है कि भाई प्लस तो हम बना सकते हैं, कैटायन हम बना सकते हैं, माइनस नहीं। मींस सबसे आसानी से इलेक्ट्रॉन कौन फेंक सकता है, यही फेंक सकता है, ठीक है। किसको, सीओ के वैकेंट पाई स्टार में, ठीक है। तो इसका मतलब यहां पे MC बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होगा सबसे ज्यादा, किसमें, सबसे ज्यादा तो स्ट्रॉन्गर हो जाएगा अपना, है ना, डी में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट MC बॉन्ड बनेगा, है ना। हमें चाहिए CO बॉन्ड ऑर्डर लोएस्ट, मींस यही तो आंसर हुआ। ये जितना ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट वो उतना ही, है ना, वीकेस्ट। क्लियर। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आइसोमरिज्म का, कि द आयनाइजेशन आइसोमर ऑफ CrH2O होल फॉर ClNO2। ये कुछ यार, एक मिनट मुझे चेक करने दो, ये क्वेश्चन सही है क्या, चेक करता हूं मैं। हाँ देखो भाई, चेक किया। यहां पे बेसिकली क्या है, यहां पे ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर लगा, इधर नहीं, ठीक है। एक ही Cl क्या है, बाहर है ना, सिंपल। अब समझते हैं थोड़ा प्यार से कि इसका आयनाइजेशन आइसोमर क्या होता है। आयनाइजेशन आइसोमर कैसे होता था कि जो नेगेटिव लेगेंड है इनसाइड और आउटसाइड ऑफ द कोऑर्डिनेशन स्फीयर, उनका जस्ट क्या हो जाए, एक्सचेंज हो जाए, ठीक है। तो इसका मतलब देखो यहां पे Cl माइनस का एक्सचेंज नहीं होगा, वो तो ऐसे रह जाएगा। NO2 बाहर चला जाए और Cl अंदर आ जाए, ठीक है। तो बस यही अपने को देखना है। यार ये टाइपिंग ये गड़बड़ हुआ है, एक मिनट में ऑप्शन यहां पे लिख देता हूं यार ढंग से।
ऑप्शन फर्स्ट तो सही है, ऑप्शन सेकंड भी सही है, ऑप्शन सी मतलब टाइप किया हुआ मैं पहले चेक कर रहा हूँ, आंसर अभी नहीं बता रहा हूँ, सही है। ऑप्शन ये जो है ना यहाँ पर ने इधर लगा हुआ है, ठीक है, और इधर ऐसा कुछ नहीं लगा है, इधर जो है वो है ना स्मॉल ब्रैकेट है। क्लियर? नो, अब हम सॉल्व करते हैं प्यार से। हमें भाई आयनाइजेशन आइसोमर चाहिए, कर लेते हैं, बात करने में ज्यादा ही क्या है, सिंपल। NO2 माइनस और Cl माइनस जस्ट क्या होने चाहिए भाई, एक्सचेंज हो जाने चाहिए। देख लो किस में हुआ है, NO2 किस में बाहर गया है और Cl माइनस अंदर आया, ऑप्शन बी में, ठीक है। आंसर क्या आएगा, बी आएगा। दिस इज आयनाइजेशन आइसोमर। क्लियर? आंसर द मोस्ट स्टेबल आयन, दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेस्ड ऑन CFT। देखो अगर आप प्यार से देखो यार, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में टॉपिक है और उस मतलब उतने से ही क्वेश्चन पूछा जा रहा है। जैसे CFT में क्या क्या आपको पढ़ना होता है, स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स पढ़ना होता है, फैक्टर्स अफेक्टिंग CFSE पढ़ना होता है, एप्लीकेशन ऑफ CFT पढ़ना होता है। ये 3 पढ़ लो, CFT के सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। समझ रहे हो कि नहीं? हाँ सर। तो देखो अगर हमें मोस्ट स्टेबल आयन की बात करनी है कि भाई कौन सा यहां पे कॉम्प्लेक्स जो है वो सबसे ज्यादा स्टेबल है, तो स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स कैसे हम डिसाइड करेंगे, CFT से कर रहे हैं। CFT क्या मानता है कि सेंट्रल मेटल आइटम क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, और लिगेंड क्या है, नेगेटिव चार्ज है। इनके बीच प्यार जितना ज्यादा उतना ज्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स, बॉन्ड जितना स्ट्रॉन्गर बना है लिगेंड और मेटल के बीच उतना ही तो क्या होगा, स्टेबल कॉम्प्लेक्स होगा यार, सिंपल। अब इनके बीच बॉन्ड स्ट्रॉन्गर कैसे बनेगा, वो डिपेंड करता है ढेर सारे फैक्टर पे। पहला फैक्टर यह है, अगर आपको ध्यान से पता हो, कि अगर सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट जितना ज्यादा हो, तो वो किसी पर्टिकुलर लिगेंड के साथ, जैसे एक पर्टिकुलर लिगेंड मान लो इसको तुमने फिक्स कर दिया, एक है अपना सेंट्रल मेटल आयन Fe2+, दूसरा Fe3+, तो Fe3+ वाला जो कॉम्प्लेक्स बनेगा H2O के साथ वो ज्यादा स्टेबल होगा। फर्स्ट फैक्टर इज कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम है ना इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स। सेकेंड फैक्टर इज फील्ड स्ट्रेंथ, कि स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फील्ड स्ट्रेंथ, मतलब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जितना ज्यादा हो उतना ज्यादा सेंट्रल मेटल एटम को अप्रोच करेगा, स्टेबिलिटी क्या होगी उतनी ही ज्यादा होगी। थर्ड इज द नेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स, कि जो ऑक्टाइडल कॉम्प्लेक्स ज्यादा स्टेबल होते हैं किससे, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स से ऑब्वियसली, ठीक है। उसके बाद एक चीज और, कि अगर किलेशन हो रहा है तो जो किलेशन मतलब किलेटिंग लिगेंड्स हैं, जब वो किसी पर्टिकुलर सेंट्रल मेटल आयन के साथ क्या करेंगे है ना कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, तो जो किलेटेड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा रादर देन सिमिलर सिंपल कॉम्प्लेक्सेस। सिमिलर सिंपल कॉम्प्लेक्सेस मतलब जैसे एक जगह मैंने लिगेंड लिया है EN और दूसरे कॉम्प्लेक्स में सेम है ना मेटल आयन है, बस लिगेंड लिया NH3, तो दोनों ही जगह डोनर एटम क्या है, नाइट्रोजन है, तो कॉम्प्लेक्स वो ज्यादा स्टेबल होगा जो EN के साथ बन रहा है, ठीक है। तो सिमिलर है। अब ऐसा नहीं कि EN ले लिया और CO ले लिया, तब तो भाई CO चूंकि बहुत ज्यादा ही स्ट्रॉन्गर फील्ड लिगेंड है किससे, EN से, तब तो यहां भले किलेशन EN में हो रहा हो लेकिन जो स्टेबल ज्यादा हो वो कौन सा होगा, CO वाला कॉम्प्लेक्स ज्यादा स्टेबल हो। तो इसलिए सिमिलर वर्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि किलेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। अब यहां पे हमने जैसे अब इन तीनों चारों में कोई एक केस हो सकता है, जैसे हमने नजर मारा तो साफ साफ दिख गया कि हर जगह सेंट्रल मेटल आयन सेम है, ऑक्सीडेशन स्टेट भी सेम होगा। यहां पे साफ साफ एक ही बात दिख रही है कि लिगेंड क्या है भाई, डिफरेंट है। तो लिगेंड जहां पे जितना ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो वो कॉम्प्लेक्स उतना ज्यादा स्टेबल है। तो यहाँ पे OH माइनस लिगेंड है, यहाँ पे Cl माइनस लिगेंड है, H2O और Cl माइनस। Cl माइनस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट लिगेंड इन ऑल दिस, सो द मोस्ट स्टेबल आयन इन ऑल दिस कॉम्प्लेक्सेस आर डिनोटेड इन ऑप्शन सी। क्लियर? ऑर्डर भी पूछ सकता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, देखो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की अगर हम बात कर लें, ध्यान समझते हैं, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में निकालने के दो तरीके हैं। या तो जो अपना कॉम्प्लेक्स है उसमें देख लो कि अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री मींस POS एब्सेंट है, नो POS, देन कंपाउंड क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा, वो क्या करेगा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। मींस इनांशियोमर्स उसके एग्जिस्ट करेंगे, D एंड L पेयर एग्जिस्ट करेंगे उस कंपाउंड के किसी न किसी पर्टिकुलर फॉर्म के।
बात समझ में आता है। और दूसरा ये मेथड है कि जो कंपाउंड है उसका मिरर इमेज निकाल दो, तो मिरर इमेज ओरिजिनल कंपाउंड पे क्या होना चाहिए, नॉन सुपर इंपोजिबल। ठीक है, तो दूसरा मेथड है कि नॉन सुपर इंपोजिबल मिरर इमेजेस, नॉन सुपर इंपोजिबल मिरर इमेजेस, ये फाइंड कर लेना है। ठीक है, और सुपर इंपोज कराने के लिए ये अपने ऑर्गेनिक में पढ़ा होगा कि जैसे मान लो कोई अपने पास कंपाउंड दिया है, उसका मैंने क्या किया भाई, मिरर इमेज बनाया, और मिरर इमेज बनाया, इसको बस उठा के यहां पे रख दो। अगर ये कंप्लीटली ओरिजिनल कंपाउंड को कवर नहीं कर पा रहा है, मींस क्या है, नॉन सुपर इंपोजिबल है। अगर आप चाहो तो इस कंपाउंड को 180 डिग्री से सेम प्लेन में रोटेट करके भी इसके ऊपर रख सकते हो, तब भी सुपर इंपोज नहीं कर रहा है, तब तो क्या है भाई, कंपाउंड जो है वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। अब ऐसे क्या होता है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है ना, कौन से शो करेंगे, एनसीईआरटी में जितना दिया उतना पढ़ लोगे काफी है। ठीक है, उससे ही हो जाता है ना। चलो, तो यहां पे अगर हम ध्यान से देखें COCN6 ये ऑक्टाइडल कॉम्प्लेक्स है, CN। अब एक चीज ध्यान देना कि जब भी हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की कहानी करते हैं तो हर एक लिगेंड को एक स्फीयर मानते हैं। ऐसा नहीं कि कार्बन को एक अलग स्फीयर और नाइट्रोजन को अलग नहीं, ये पूरा एक स्फीयर है, ये पूरा एक स्फीयर है। मींस एटम हो चाहे मॉलिक्यूल हो, उसको एक सिंगल स्फीयर मानना है। NH3 है तो ऐसा नहीं कि नाइट्रोजन का अलग स्फीयर, हाइड्रोजन का अलग अलग, नहीं, ये पूरे मॉलिक्यूल को एक स्फीयर मान के कहानी कर रही है। ठीक है, तो इस तरीके से है ना। हाँ, क्या यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री है कि नहीं है, बिल्कुल है, बिल्कुल है, एक दो नहीं है। ध्यान समझो कहानी क्या है अपना। ऑक्टाइडल कॉम्प्लेक्स आपको समझ में आता है क्या, ऑक्टाइडल कॉम्प्लेक्स आपको समझ में आता है, समझ में आना चाहिए। ये ऑक्टाइडल कॉम्प्लेक्स, यहां पे एक लिगेंड, यहां पे एक लिगेंड, यहां पे एक इधर और एक नीचे, तो ये हो गया ऑक्टाइडल कॉम्प्लेक्स। इधर CN, इधर CN, इधर CN, इधर CN, इधर CN, इधर नीचे भी CN। यहां तो इतने ढेर सारे POS है ना। POS का मतलब क्या होता है कि वैसा प्लेन जिस प्लेन से अगर आप मॉलिक्यूल को काटो तो वो दो आइडेंटिकल पार्ट में डिवाइड हो जाएं और वो दोनों आइडेंटिकल पार्ट एक दूसरे के मिरर इमेज हों। ठीक है, तो यहां पे तो बहुत सारा है। मान लो मैंने क्या किया, इधर से काट दिया, ऐसे दिख रहा है क्या, दिख रहा है ये ऊपर, इसको सैटेलाइट व्यू बोलते हैं। ऊपर से ऐसा खड़ाक से काटा, क्या होगा बताओ। ये जो स्फीयर है, ये जो लिगेंड था, आधा इधर आधा इधर, सेंट्रल मेटल एटम आधा इधर आधा इधर, ये दोनों लिगेंड इस साइड, ये दोनों लिगेंड इस साइड। ठीक है, या फिर चलो उससे भी नहीं तो ये वर्टिकल दिख रहा है, वर्टिकल दिख रहा है, ये वाला काट दो। ऐसे काटोगे तो क्या होगा, इधर और इधर। अब ध्यान से देखो, ये लिगेंड इसका क्या हो जाएगा, मिरर इमेज, यहां पे मिरर रख देना, मिरर इमेज ये इसका हो जाएगा, ये इसका हो जाएगा। और ये जो था ऊपर वाला लिगेंड सेंट्रल मेटल एटम और नीचे वाला लिगेंड वो कंप्लीटली आधा आधा दोनों तरफ चला गया है, जो एक दूसरे का क्या है, मिरर इमेज है। मींस यहाँ पे तो POS मिल जाएगा, है ना। तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, है ना। चलो नेक्स्ट में बात कर लेते हैं COC2O4 3 माइनस, है ना। एक चीज मैं आपको टिप्स देना चाहूंगा कि जब भी आपको ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म चेक करना है, तो जब भी आपके बाइडेंटल लिगेंड लाइक EN ट्वाइस कहीं पे लिखा हो या फिर EN थ्राइस कहीं पे लिखा हो, पक्का चेक करना, पहले उसी को चेक करना, उधर ही आपको मिल जाएगा, है ना, क्या, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। सिमिलरली ये C2O4 3 माइनस, ये भी क्या है अपना कीलेटिंग लिगेंड है ना। ये भी क्या करता है भाई, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। देखो ये तो नहीं किया, समझ में आया, ZnCl4 2 माइनस और ZnCl4 2 माइनस, शायद ये क्या होगा भाई, ये तो होगा टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म तब शो कर सकते हैं, ध्यान समझना, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म तब शो कर सकते हैं जब चारों लिगेंड डिफरेंट हो, तभी POS मिल सकता है। अगर चारों ही सेम है तब तो क्या होगा, सॉरी, चारों अगर डिफरेंट लिगेंड होंगे तो POS नहीं मिलेगा। ठीक है, लेकिन अगर चारों क्या है, आइडेंटिकल लिगेंड है, तो ढेर सारे POS इसमें प्रेजेंट होगा। क्लियर, हाँ सर। तो कभी भी टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स अगर सेम चारों लिगेंड हो गया तो फिर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। CuNH3 2 प्लस, CuNH3 2 प्लस, CuNH3 ट्वाइस ये स्क्वायर प्लेन है। मैं बताया था ये एक्सेप्शन भी था, है ना, याद करो। ठीक है, बताया, एक ही एक्सेप्शन था कोऑर्डिनेशन का पार्ट पूरे चैप्टर में। ठीक है, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स कभी भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेंगे। उसका रीजन क्या है कि स्क्वायर प्लेन मतलब एक ही प्लेन में उसके चारों लिगेंड प्रेजेंट है और सेंट्रल मेटल एटम प्रेजेंट है। तो एक होता है स्लाइस कट, सैंडविच देखा है,
20 से कट करोगे, ऊपर ऊपर दोनों एक दूसरे में मिरर इमेज है, तो ऐसे यहां पे काटोगे, आधा स्पेयर इधर आधा स्पेयर इधर, और सबके कटेंगे, इसका 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 सेंट्रल मेटल एटम सब कटेगा आधा आधा, ठीक है। तो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स कभी भी ऑप्टिकल आइसोमरिज्म एग्जिबिट नहीं करते हैं। ये करेगा, देख लेना, इसमें पीओएस मिलेगा ही नहीं, इसमें पीओएस आपको मिलेगा ही नहीं। क्लियर? हाँ। नेक्स्ट में बात करते हैं, कह रहा कि विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स स्पीसीज इज नॉट एक्सपेक्टेड टू एग्जिबिट ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। इसका देखो सिंपल सी बात है, ध्यान समझना, ध्यान समझना। ये तो शो करेगा EN थ्राइस और C2O4 है ना थ्राइस, वो तो शो करेगा, सेम केस है बिल्कुल, ठीक है। EN ट्वाइस है, यहां पे ध्यान समझते हैं, CO EN ट्वाइस Cl2 प्लस बनाओ, पहले तो सिस ट्रांस इसका बनेगा। देखो जो ट्रांस वाला फॉर्म होगा वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, क्योंकि ट्रांस वाला फॉर्म मतलब ये हो जाएगा, क्या ट्रांस वाला फॉर्म मतलब ये हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पे अगर आप ध्यान से देखो तो इसका जब आप मिरर इमेज बनाओगे, 3D में हमेशा सोचना है, 3D मतलब ये अपना जो पेज का प्लेन था ना, ये जो प्लेन है, ध्यान समझो, ये इसको ऐसा समझ लो चाहे इसको समझ लो, ठीक है। तो यहां पे जैसे EN कैसे रखा हुआ है, देखो ध्यान से, नाइट्रोजन एक डोनर एटम एक डोनर एटम, इसने कोऑर्डिनेट बॉन्ड इसने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया, दूसरा EN कैसे, ये दोनों को मिलाकर, ठीक है। हाँ, और एक तुम्हारा Cl आगे और एक तुम्हारा इधर है। अब ये आप क्या करो, ऐसे वो काट दो, ऐसे काट दो, वर्टिकली काट दो, चाहे ऐसे वर्टिकल तो इसका ये होगा, ठीक है। ऐसे काटो, क्या होगा, सेंट्रल मेटल एटम आधा इधर आधा इधर, ठीक है। उसके बाद ध्यान समझो, ये EN वाला पार्ट इधर हो जाएगा, ये EN वाला पार्ट इधर हो जाएगा। अब ये जो Cl था आधा स्फीयर इधर आधा इधर, नीचे वाला भी Cl इधर इधर, तो Cl वाला तो देख लिए मिरर इमेज बन गया, आधा आधा कट गया, सेंट्रल मेटल एटम भी आधा आधा कट गया। ये जो EN है वो इसके EN का क्या होगा, मिरर इमेज होगा ही होगा, ठीक है। तो इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि जो ट्रांस वाला फॉर्म है वो क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। लेकिन जो सिस वाला फॉर्म होगा, है ना, इसका सिस वाला फॉर्म मतलब CO है ना, 90 डिग्री एंगल पे EN को कनेक्ट कर देना है। जैसे यहाँ पे EN ले लिया, उसके बाद एडजस्टेंट पोजीशन है ना, जो कि 90 डिग्री एंगल पे ऐसे कनेक्ट करो। थोड़ा सा विजुअलाइज करना है, इसका कहोगे तो मैं लेक्चर अपलोड ही कर दूंगा यूट्यूब पे। ये हो गया, उसके बाद यहां पे आएगा EN, यहां पे Cl, यहां पे क्या है Cl। इसको अगर आप ध्यान समझो, इसको आपको पेपर पे कभी नहीं समझना ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, क्योंकि ऐसा दिख रहा है तो इसका पलटा मारेंगे तो मिरर इमेज क्या सुपर इम्पोजेबल नहीं है। यहां पे तो सही हो जाएगा, कई जगह गलत हो जाएगा। 2D में कभी इमेजिन नहीं करना है, हमेशा 3D में इमेजिन करो, उसका मिरर इमेज बनाओ, सुपर इम्पोजेबल है या नहीं है। तो वैसे तो इसका अगर हम 3D में भी देखें तो 3D में भी अगर इसको हम पलटा मारते हैं ना, ये है अपना सिस फॉर्म ऑफ दिस कंपाउंड, तो इसका मिरर इमेज सुपर इम्पोजेबल नहीं होता इस पे, ओरिजिनल कंपाउंड पे, मींस ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, वो अपना नहीं चाहिए, नॉट एक्सपेक्टेड वाला है, ठीक है। आगे ध्यान समझेंगे, ध्यान समझेंगे, ध्यान समझेंगे। ये जो D है, एक तो EN हो गया, एक NH3 ट्वाइस हो गया, तो अगर आप इसका सिस बनाना चाहते हो, क्या बना सकते हो, क्या बना भी सकते हैं, क्यों नहीं बना सकते। पहले आप ऑक्टाहेड्रल ऐसे दिखा दो, ठीक है। NH3 एडजस्टेंट पे हमने लगा दिया है। अब क्या होगा, EN है ना यहाँ पे आ गया, और उसके बाद क्या है, इधर Cl है इधर Cl है। इसमें आपको चाह के भी प्लेन ऑफ सिमेट्री या फिर इसका जब मिरर इमेज बनाओगे तो ओरिजिनल कंपाउंड पे सुपर इम्पोज हो ही नहीं सकता है, क्योंकि Cl देखो यहाँ पे EN का मिरर इमेज देने वाला कोई है ही नहीं, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो इसका मतलब इसमें भी क्या है, POS नहीं है, मतलब ये भी क्या है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। तो अब कौन नहीं शो करेगा, C। वैसे भी एक बात बता देता हूं कि जो भी कॉम्प्लेक्स है MA3B3 टाइप, जहां पे और भी मोनोडेंटेड लिगेंड है, तो इनके दो GI एग्जिस्ट करते हैं, एक को बोलते हैं फेसियल आइसोमर और एक को क्या बोलते हैं, मेरिडोनियल आइसोमर, है ना। ये दोनों ही फॉर्म क्या होते हैं, ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं, ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। ये चीज आप नोट कर लेना, फेक और मेरिडोनियल दोनों ही क्या होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। अब उसको मैं यहाँ पे ज्यादा एक्सप्लेन करूंगा, मतलब पूरा प्रूफ करूंगा तो और ज्यादा टाइम लग जाएगा, तो इसलिए भाई जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का वीडियो है उसमें ये प्रूफ किया हुआ है, ठीक है। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्या कहा जा रहा है कि द कंपाउंड PtCl2NH3 हॉल ट्वाइस कैन फॉर्म, ये क्या फॉर्म कर सकता है। देखो ध्यान समझते हैं, PtCl2NH3 हॉल ट्वाइस, सबसे पहले तो आपको इसका स्ट्रक्चर पता करना पड़ेगा, तो है ना। तो ये होगा स्क्वायर प्लेनर, PT के साथ ये देखो स्ट्रॉन्ग फील्ड
वैसे भी NH3 है और Cl माइनस वीक फील्ड है, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड वही कंसिडर करें। Pt के साथ तो Cl माइनस होता, तो अभी क्या बाई पेयरिंग वो करवाता ही करवाता, तो ये स्क्वायर प्लेन कॉम्प्लेक्स होगा। अब इसका पहले दो फॉर्म बना लो, सिस और ट्रांस। तो Pt के साथ देखो सिस फॉर्म मतलब एकदम एडजस्टेंट पोजीशन पे NH3 हो, मतलब देखो यहाँ पे 90 डिग्री एंगल पे लगा दिया दोनों को, बिल्कुल है ना। 180 पे अगर आ जाएगा ये दोनों तो क्या हो जाएगा, ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। इधर क्या है Cl है, इधर क्या है Cl है। एक ये फॉर्म बनेगा जिसको हम बोलेंगे सिस, और एक ये फॉर्म बनेगा Pt NH3 ये हो गया Cl, और ये क्या हो गया Cl, ये क्या हो गया अपना ट्रांसफॉर्म हो गया। समझ में आता है? अब ध्यान से समझो, ये दोनों क्या है, एक दूसरे के GI है। सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म ये कंपाउंड शो कर सकता है, क्लियर है या नहीं है? हाँ सर, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकता है। चूंकि सिंगल ऑप्शन करेक्ट है तो आगे बढ़ना नहीं है, क्लियर है या नहीं है? ऑब्वियसली देखो, वैसे भी ये कोऑर्डिनेशन आइसोमर नहीं शो करता है। कोऑर्डिनेशन आइसोमर वो कॉम्प्लेक्स शो करते हैं कि जिनका केटाइन और एनाइन दोनों ही क्या हो, कॉम्प्लेक्स वाला पार्ट हो, वो यहाँ पे है नहीं, ठीक है। उसके बाद लिंकेज आइसोमर वो कंपाउंड शो करते हैं जिसमें लिगेंड क्या हो, एम्बिडेंटेड, लाइक Cn माइनस हो, SCN हो, ठीक है। उसके बाद NO2 हो, ये सब, तो वो भी यहाँ पे नहीं है। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म स्क्वायर प्लेन कॉम्प्लेक्स एग्जिबिट नहीं करते, प्रूफ कर दिया है कि वो स्लाइस कट वहां हमेशा ही मिल जाएगा, POS मिल ही जाएगा। तो दोनों ही मेथड से OI को सॉल्व कर सकते हैं, या तो आप POS ढूंढ लो या फिर मिरर इमेज नॉन सुपर इम्पोजिबल ढूंढ लो, ठीक है। इसमें ज्यादा भटकने की जरूरत नहीं, PYQ कर लो और NCERT में जो एग्जाम्पल दिए वो कर लो, उसी से एग्जाम में आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अ स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री? ज्यादा कुछ चेक नहीं करना है, PtCl4 2 माइनस आंसर कर देना है, तुम चेक कर लेना। Pt के साथ Cl माइनस स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स हैज हाईएस्ट डेल्टा ओ वैल्यू? अगेन CFT पे क्वेश्चन है। CFT का सार जो है वो यही है कि सेंट्रल मेटल आयन और लिगेंड के बीच जितना ज्यादा प्यार होगा, मींस लिगेंड जो है वो जितना ज्यादा अप्रोच करेगा सेंट्रल मेटल आयन को, तो स्टेबल भी कॉम्प्लेक्स उतना ही ज्यादा होगा, स्प्लिटिंग भी d ऑर्बिटल्स की उतनी ज्यादा होगी, मींस T2G और Eg के बीच का एनर्जी गैप उतना ही ज्यादा होगा, जिसको हम CFSC बोलते हैं, ठीक है। अब यहां पे अगर हम ध्यान से देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स हैज हाईएस्ट डेल्टा ओ वैल्यू, तो यहां पे देखो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी को अगर हम चेक कर लें, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी को चेक कर लें, लिगेंड सेम है, ऑक्सीडेशन स्टेट अलग है। ऑक्सीडेशन स्टेट जितना ज्यादा होगा सेंट्रल मेटल एटम पे, तो ऑब्वियस सी बात है लिगेंड उतना ज्यादा अप्रोच करेगा, स्प्लिटिंग उतनी ज्यादा करेगा। तो इन दोनों में अगर हम देखें तो ज्यादा किसकी होगी भाई, डेल्टा ओ ऑब्वियसली ए की होगी। लेकिन प्यार से ऑप्शन सी को देखो तो FeCN6 3 माइनस है, यहां पे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड डायरेक्टली आ गया, तो ऑक्सीडेशन स्टेट तो फिर छोटी सी बात है, ठीक है। तो इसमें मतलब ऑप्शन क्या होगा, सी होगा, है ना। यहां पे सबसे ज्यादा स्प्लिटिंग होगी, है ना, मींस T2G और Eg सेट ऑफ ऑर्बिटल्स की एनर्जी गैप सबसे ज्यादा होगी, वो स्प्लिटिंग जितना ज्यादा ये गैप उतना ही बढ़ेगा। बात क्लियर है? किसी कोई डाउट नहीं है? आगे बढ़े? हाँ सर। नेक्स्ट में द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Cu2 प्लस इन CuSO4.5s2, इसका आंसर होगा 4। इसका आंसर क्या होगा, 4, है ना। कुछ लोग समझेंगे 5, नहीं ऐसा नहीं होता, ऐसा होता है ये CuS2O 4 SO4.S2, ये होता है इसका स्ट्रक्चर, ठीक है। Cu का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है। नेक्स्ट चलो, कह रहा है ये दो जो अपने कंपाउंड है वो कैसे एक दूसरे से रिलेटेड है। हमने यहाँ पे प्यार से देखा NO2 और ONO दिख गया, मतलब ये क्या है भाई, एम्बिडेंटेड लिगेंड है, उसके कारण ये आइसोमेरिज्म में अराइज हुआ है। ये क्या है भाई, लिंकेज आइसोमर है, ठीक है। तो आई होप कि आंसर समझ में आ गया। नेक्स्ट में आप बात कर लेते हैं, करने को अब कुछ रह नहीं गया है, मैंने सारे टाइप के क्वेश्चन करा दिए आपको, है ना, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। जैसे देख लो सब, CFT पे भी सारे टाइप के करा दिए, BVT पे भी करा दिए, ठीक है, वर्नर्स थ्योरी पे करा दिया, आइसोमेरिज्म पे करा दिया, नोमेनक्लेचर पे करा दिया। बताओ अब मेटल कार्बोनिल पे करा दिया, अब कौन सा क्वेश्चन रह गया मुझे बताओ? नहीं रहा। सो गाइस, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लव यू ऑल।